हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ लूसेंट सीरीज में, जहां हम पूर्व लूसेंट पेज बाय पेज कवर कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन, जहां पे हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे। गवर्नर जनरल में पहले हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा और फिर वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है, तो वो आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो वही है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो वॉरेन हेस्टिंग बनता है। याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप वारंट से रिलेट कर सकते हैं कि भारत आपके बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल होता है वो वारंट जारी करता है बात बात पे, या हेस्टिंग से भी कर सकते थे कि होस्ट करता है, पार्टी बहुत सारी होस्ट करता है, ऐसे आप रिलेट उसको कर सकते हैं। उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय व्यवस्था काफी सही की थी, है ना। जिले में आपके सिविल और क्रिमिनल कोर्ट स्टैब्लिश किए थे। कलकत्ता में सदर जो न्यायालय है क्रिमिनल और आपके सिविल मामलों के लिए, वो भी स्टैब्लिश किया था। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा कि द्वैध प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव चालू करता है। द्वैध प्रणाली मतलब मेन अच्छा वाला काम जो है, पैसे वाला काम, वो हम देखेंगे, कंपनी देखेगी, और जो बचा हुआ काम है, कानून व्यवस्था है, वो नवाब देखेगा। तो 1772 में याद रखिएगा, द्वैध प्रणाली का अंत कहां पे होता है? 1772 में। 72 का आप क्या याद कर सकते हैं? बेहतर। ठीक है, जब आपका वॉरेन हेस्टिंग बनता है गवर्नर जनरल, तो वो देखता है कि बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कंपनी में, ढंग से पैसा नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है। तो उसने सोचा कि हम हर एक चीज को क्या करेंगे, यहाँ पे व्यवस्थित बनाएंगे। सबसे पहले उसने देखा कि ये जो आपकी द्वैध प्रणाली है, डायरची सिस्टम है, वो थोड़ा गलत चल रही है ना। इसको हमें सुधार करना पड़ेगा। तो और क्या करना पड़ेगा? बेहतर बनाना पड़ेगा। वॉरेन हेस्टिंग ने बेहतर बनाने के लिए, मतलब 1772 बेहतर बनाने के लिए द्वैध प्रणाली क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे बिहार, बंगाल, उड़ीसा का शासन व्यवस्था जो है अब सीधे कंपनी संचालित करेगी। उसे लगा कि नहीं यार, मतलब आपका जो कर व्यवस्था वाला काम हम देख रहे हैं, कानून व्यवस्था कोई और देख रहा है, तो मजा नहीं आ रही, अच्छे से काम चल नहीं पा रहा। अब उसने बोला कि पूरा का पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा का काम हम देखेंगे, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो, चाहे आपकी न्याय व्यवस्था हो, कानून बनाना हो, कानून लागू करना हो, मेंटेन करना हो कानून व्यवस्था, सब कौन देखेगा? कंपनी देखेगी। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे डुअल सिस्टम या डायरची सिस्टम जो है अबॉलिश कर दी गई, और सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन बिहार, बंगाल, उड़ीसा का कौन करेगा? अब कंपनी करेगी। इसके अलावा आपको भी याद होगा, 2 उप दीवान हमने अपॉइंट किए थे। बिहार वाला किताब बहुत पढ़ता था, तो शिताब राय हो गया, और रजामंदी होती थी बंगाल वाले की, तो ये दोनों भी आपके वॉरेन हेस्टिंग ने क्या कर दिया? इनको पद से हटा दिया। ठीक है, तो ये रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट। यहां पे एक सिस्टम लेके आते हैं बेहतर बनाने के लिए। 1772 को हम याद करेंगे बेहतर से। 1700 तो याद ही रहेगा क्योंकि आपका वॉरेन हेस्टिंग ही चल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका 74 लिखा हुआ है, 74 से 85, ये टाइमिंग किसकी है? आपके गवर्नर जनरल बनने की। उसके पहले 72 से वो काम कर रहा था, गवर्नर था बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है फिर 74 से 85 तक के लिए। तो ये मत याद रखिएगा कि मतलब इतना बस टाइमिंग है, 72 से काम करना उसने चालू कर दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। बेहतर बनाने के लिए हमने वॉरेन हेस्टिंग को अपॉइंट किया था, उसके बाद उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेहतर बनाने के लिए वो प्रथा लेकर आता है जिसको हम बोलते हैं इजारेदारी प्रथा। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही आपका पलासी वाला युद्ध हुआ, वहां पे कंट्रोल चालू हो गया, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, तो क्या मिल गया आपको? दीवानी मिल गई। अब यहाँ पे टैक्स कलेक्शन की प्रथा जो है रॉबर्ट क्लाइव ने कौन सी रखी? जमींदारों वाली ही, कि जमींदार जो है वो हमें कलेक्ट करके देंगे, उनके ऊपर हमने पूरा जिम्मा डाल के रखा है। अब इससे क्या हो जाता है कि जमींदार, कोई जमींदार ज्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, व्यवस्था बिल्कुल प्रॉपर नहीं चल रही थी। इसके लिए क्या किया फिर यहाँ वॉरेन हेस्टिंग ने कि चलो वो व्यवस्था हम हटा देते हैं, जमींदारों को ही हटा देते हैं, यहाँ पे नई प्रणाली लेकर आते हैं जिसको बोलेंगे इजारेदारी प्रथा। ठीक है, इंग्लिश में भी इजारेदारी ही याद रखिएगा। ये आपके भू राजस्व की नई प्रणाली थी। 1772 मतलब ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने रेवेन्यू सिस्टम को क्या किया? इंप्लीमेंट किया, जिसका नाम था इजारेदारी व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि 5 वर्ष तक, वैसे पहले शुरू में 1 साल के लिए था, फिर 5 साल के लिए था, 5 वर्ष तक हम क्या देते थे? ठेका देते थे। ठीक है, हम राइट्स देते थे किसी एक जमींदार को, जो कि सबसे ज्यादा बोली लगाता था कि आप 5 साल तक हमें टैक्स वसूल कर दोगे।
है ना। अगर आप नहीं वसूल पाओगे या कुछ भी दिक्कत होगी तो हम किसी और को ट्रांसफर कर देंगे। उनका सीधे सीधे होता था पैसा इतना चाहिए, आप इतना वसूल करके हमें दो, ठीक है। तो यहाँ पे इजारेदारी याद रखिएगा, यहाँ पे इजारेदारी लाता कौन है? वॉरेन हेस्टिंग लाता है। वारंट जारी करता जो सबसे ज्यादा, वही इजारेदारी प्रथा लाता है। किसके लिए लाता है? आपके राजस्व कलेक्शन के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे 5 वर्ष के लिए फिक्स रहता है, बाद में फिर 1 साल के लिए यही चीज कर दी जाती है। 1 साल के लिए हम किसी एक को देते हैं जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, उसको हम दे देते हैं कि ठीक है भाई तुम कलेक्ट करके हमें दोगे। इससे भी बाद में प्रॉब्लम हो जाती है आपकी इजारेदारी जो प्रथा है। अब लोग क्या करेंगे? टैक्स वसूलने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोली लगा देंगे। अब बोली लगा देंगे तो वो क्या करेंगे? जाएंगे किसानों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे, उनसे टैक्स वसूलेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा? जितना ज्यादा बोली लगाएंगे उतना ज्यादा उनको टैक्स वसूलना पड़ेगा, और खुद का कंट्रोल पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोली लगा ही देंगे। और सबसे ज्यादा इसमें अत्याचार किसके ऊपर हो रहा था? किसानों पे हो रहा था। तो आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा क्या पड़ता है? फमाइन भी आता है, आपका मतलब सूखा पड़ जाता है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये जो इजारेदारी प्रथा थी ये सही नहीं थी। सबसे ज्यादा बोली लगा देते थे, फिर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। इसीलिए आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग के बाद फिर जो है आपकी दूसरी प्रथाएं आती है। जमींदारी प्रथा जैसे आता है ना, उसके बाद आपका महलवाड़ी सिस्टम आता है। तो फिर दूसरे सिस्टम लागू किए जाते हैं, क्योंकि ये सिस्टम आपकी सही नहीं रहती है, ठीक है। इससे बहुत नुकसान होता है, सूखा भी आ जाता है बंगाल वाले इलाके में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इजारेदारी है, इजारेदारी लागू किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। उसके अलावा इसने द्वैध प्रणाली खत्म किया, उपदीवानों को हटाया, और इजारेदारी प्रथा लागू की कब की? बेहतर बनाने के लिए 1772 में, ठीक है। ये हम किसका पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं अभी राजस्व व्यवस्था के लिए आपके वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया। पहली बार हमने पढ़ा न्याय व्यवस्था के लिए क्या किया, अब हमने पढ़ा राजस्व सुधारने के लिए क्या किया। और एक चीज जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, वॉरेन हेस्टिंग ने देखा कि जो आपकी कंपनी के लोग हैं, कंपनी के वर्कर हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो आपका फायदा उठा रहे हैं यूरोपियन होने का, है ना, टैक्स नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा अपना खुद पर्सनल व्यापार कर रहे हैं, उनका भी आना जाना है। तो हमारा कंपनी का ओवरऑल तो व्यापार चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपके लोग हैं वो व्यक्तिगत अपना व्यापार करने लग गए हैं, बहुत सारे लोग। और ये व्यक्तिगत व्यापार जो है वो जब करते हैं तो टैक्स नहीं देते, बहुत सारी चुंगी नहीं देते, उसकी वजह से अल्टीमेटली किसको नुकसान हो रहा है? उसको, कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग इस चीज पे उंगली भी उठाते हैं कि भाई व्यक्तिगत व्यापार हमें बंद करना है, आप नहीं कर सकते। कंपनी में थोड़ा हम क्या सैलरी वगैरह बढ़ा देंगे, लेकिन आप व्यक्तिगत जो पर्सनल आपका यहाँ पे व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसको आप बिल्कुल बंद करिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली कंपनी को नुकसान हो रहा था, ठीक है। इसमें भी आपके वॉरेन हेस्टिंग क्या करते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे आवाज उठाते हैं। तो आपका रेवेन्यू सिस्टम में एक चीज ये भी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर क्या आता है यहाँ पे? बंगाल का नवाब जो था उसकी देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को संरक्षण बनाया था। याद रखिएगा, ऐसे जो आपके अलग से नाम होते हैं, स्पेशली किसी फीमेल के, जैसे हमारी मुन्नी बेगम, ये क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ये फैक्ट ऐड कर रखा है कि बंगाल के नवाब, आपको भी पता है कि अब वहां पे नवाब का तो काम चल रहा है, कंट्रोल जरूर हमारा कंपनी करने लग गई है। तो यहाँ पे नवाब की देखभाल के लिए छोटा था, तो इसलिए मीर जाफर की विधवा जिनका नाम था मुन्नी बेगम, उनको संरक्षक, यहाँ पे संरक्षक जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। या मुन्नी बेगम का नाम जरूर याद रखेगा। हमारी मुन्नी बेगम जो है, गाना भी आपको मुन्नी वाला याद होगा, तो मुन्नी बेगम जो है वो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे बनाई जाती है नवाब की संरक्षक, ठीक है। बस इतना याद रखना है। इनके टाइम पे आप देखेंगे ट्रांसलेशन बहुत सारे होते हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है कोड ऑफ जेंटू लॉज। यहाँ पे बड़ा अजीब नाम है, कोड ऑफ जेंटू लॉज, लेकिन आप याद रखिएगा कोड ऑफ जेंटू लॉज। यहाँ पे जेंटू लॉज जो है कोड मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है। कब किया जाता है? 1776 में, ठीक है। अब आप देखेंगे इतने सारे ट्रांसलेशन हम कर क्यों रहे थे? अब समझिएगा, सिनेरियो ये है कि हमारी रिलायंस कंपनी जो है जाती है युगांडा, युगांडा में एक एरिया पे कब्जा कर लेती है, वहां के राजा को हरा के वहां पे कर वसूल रही है, वहां पे कानून व्यवस्था लागू कर रही है, सब मेंटेन करके चल रही है ना। अब उसको ये देखना पड़ेगा कि समाज में जो लोग रहते हैं वो
कैसी उनकी व्यवस्था है, कैसी सोच है, कैसी वो अपनी संस्कृति रखते हैं, कल्चर क्या है उनका, है ना, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, ये सब समझना पड़ेगा। इसके लिए अब रिलायंस की कंपनी क्या करेगी, वहां के जो भी बुक्स वगैरह होंगी उसको ट्रांसलेट करना चालू करेगी अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। सेम वैसे ही हमारे ब्रिटिश कंपनी ने किया। ब्रिटिश कंपनी के जो आपके जैसे आपका वॉरेन हेस्टिंग है, उसने बोला कि ठीक है, आप यहाँ पे जो मेन किताबें हैं उसका ट्रांसलेशन चालू करो। जो सबसे मेन आपकी कानूनी किताब थी हिंदुओं की, वो कौन सी थी, मनुस्मृति। इसलिए सबसे पहला जो ट्रांसलेशन किया जाता है, किसका किया जाता है, मनुस्मृति का। ईयर पूछने के चांसेस नहीं है, लूसेंट में लिखा हुआ था, नई वाली में इसलिए मैंने लिख दिया। ये नहीं पूछेगा कि कब ट्रांसलेट की गई। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ये सब काम चालू होता है। पहला रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग। वारंट जारी करता उसी के टाइम पे मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद होता है, ठीक है, ट्रांसलेट की जाती है और नाम रखा जाता है अ कोड ऑफ जेंटू कोड, जेंटू लॉज। यहाँ पे जेंटू जो है, आप जैसे आज जेंजी बोलते हैं, तो वैसे आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जेंजी जो है उससे रिलेटेड कुछ तो ट्रांसलेशन करते हैं मनुस्मृति का, कि आज के जेंजी के लिए मनुस्मृति को हम कैसे लागू करवा सकते हैं। आप ऐसा कुछ याद करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, आपके विलियम विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी में। कब किया था बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन किसने किया था ये जरूरी है, ठीक है। आपको दिखेगा मनुस्मृति के लिए विलियम जोन्स ने ट्रांसलेशन किया था। ये आपके काफी बाद में मतलब जारी करते हैं विलियम जोन्स मनुस्मृति की। इनका नाम अभी हम पढ़ेंगे एशियाटिक सोसाइटी वाले में, तो वहां पे आप याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, मनुस्मृति को भी ट्रांसलेट किया था विलियम विल्किंस। विलियम जो है, अब देखिए यहाँ पे आपको विलियम जोन्स मिलेगा, विलियम विल्किंस मिलेगा, याद कैसे करेंगे, तो जो कॉमन नाम है सीधी बात है बाद वाला याद करना पड़ेगा आपको। विलियम से तो कर नहीं सकते, तो विल्किंस जो है यहाँ पे, विल्किंस को आप क्या कर सकते हैं, विलन कर सकते हैं, विलन। ये जो हमारा भगवत गीता को ट्रांसलेट करने वाला क्या था, एक विलन आदमी था। विलन मतलब यहाँ पे हम वो आपके जो मूवीज वाले विलन है ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा यहां पे विलन ने क्या किया था, भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था, और जो हमारा जोन्स है, जोन्स ने किया था मनुस्मृति का ट्रांसलेशन, ठीक है। जोन्स को आप जोश भी कर सकते हैं कि काफी ज्यादा जोश में मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया गया था, और एक विलन था अंग्रेजों के साइड में, उसने आपके भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था। पहले नाटक का अगर बात करें कि किस नाटक का ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश में, तो वो हुआ था अभिज्ञान शाकुंतलम का। ईयर बिल्कुल नहीं याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम याद रखिएगा। 3 चीजें हैं, मनुस्मृति, भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो सबसे स्टार्टिंग में इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई। भगवत गीता आपको समझ में ही आ रहा है, हमारी फिलॉसफी, हमारा कल्चर जानने के लिए इन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया। मनुस्मृति हिंदू के कानून को जानने के लिए कि कैसी कानून व्यवस्था थी इनकी पहले, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें, और अभिज्ञान शाकुंतलम सोसाइटी को जानने के लिए, ठीक है। तो ये नाटक का अनुवाद हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे हेस्टिंग ने 1781 में पहला मदरसा स्थापित किया। वैसे आपके ईयर पूछने के चांसेस कम है, लेकिन याद रखिएगा 80-81 मतलब लगभग 80-81 के आसपास वॉरेन हेस्टिंग ने मदरसा स्थापित किया। अब आप देखेंगे कि हिंदुओं के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं, मदरसा सबसे पहले स्थापित कर दिया। ये क्यों था, तो आपको भी पता है कि जब हम फौजदारी अदालत की बात कर रहे थे, फौजदारी जो आपका न्यायालय था, अदालत, उसकी बात कर रहे थे, तो उसमें आपके कानून कौन से चल रहे थे, उसमें आपके मुस्लिम कानून चल रहे थे, मुस्लिम कानून। तो मुस्लिम कानूनों को समझने के लिए क्या किया जाएगा, मदरसा स्थापित किया जाएगा। तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया 80-81, मतलब 80 आपका बिल्कुल बीच का है ना, 80 से एक ज्यादा, 81 में आपका क्या होता है, मदरसा स्थापित किया जाता है विलियम आपके वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। मदरसा ही क्यों, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि मुस्लिम कानून ऐड होता था, कहां आपका यूज होता था, कहां पे, फौजदारी अदालत में, क्रिमिनल कोर्ट में, है ना, इसलिए इसने ये काम किया। फिर आता है आपको 1782-81 में हमने मदरसा कर दिया। 82 में अगले ही साल जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय जो कि बनारस में एस्टेब्लिश किया था। फिर आप देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी बाद में बनता है। तो यहाँ पे बनारस में, क्योंकि बनारस आपका मेन इलाका था, है ना, गुरुकुल हुआ करते थे, संस्कृत में आपकी एजुकेशन दी जाती थी, तो इसलिए बनारस में जोनाथन डंकन ने, यहाँ पे डंकन से आप याद रख लीजिएगा, डंका वंका बजा के संस्कृत विद्यालय कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, बनारस में। संस्कृत विद्यालय कहाँ हो सकता है, अगर आप पूरा देखेंगे तो बनारस आपका एक मेन इलाका है, वहीं हो सकता है ना। बनारस में हमने संस्कृत विद्यालय डंका वंका बजा के प्रॉपर एस्टेब्लिश किया था।
वॉरेन हेस्टिंग ने क्या कर दिया, मदरसा स्टैब्लिश कर दिया। और पहले मदरसा हुआ 81 में, 82 में आपका संस्कृत विद्यालय हुआ। ठीक है, फिर आता है आपका विलियम जोन्स। ये जोश जोश में मनुस्मृति को ट्रांसलेट भी किया था। और ये विलियम जोन्स जो है 84 में, इसका ईयर जरूर याद रखिएगा, 1784। आपको याद होगा, मैंने बताया है कि 84 को आप कैसे याद कर सकते हैं। 84 को आप याद कर सकते हैं इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी 84 में, 1984 में। तो मैंने आपको बताया कि जहां पे भी 84 मिले आप इंदिरा गांधी से रिलेट करिए, है ना। बस एक बार याद करना है कि 84 में उनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1784 में इंदिरा गांधी काफी इंटरेस्टेड थी और उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को बनाने में विलियम जोन्स की क्या की थी, मदद की थी। तो इंदिरा गांधी को आपको इमेजिन करना है जब हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करेंगे। अब बात आती है कि ये आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये था क्या। अब मैंने आपको बताया कि रिलायंस कंपनी गई है युगांडा, उसकी सोसाइटी के बारे में जानना है ना। दर्शन, उसकी फिलॉसफी क्या है, सोसाइटी क्या है, कैसे लोगों की मूल्य हैं, वैल्यूज क्या हैं। तो इन सब के लिए फिर एक पूरी सोसाइटी बनाई गई। एक ऐसे मान लीजिए कि एक कमेटी टाइप का बनाया गया जिसमें हम इन सारी चीजों की स्टडी करेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने भी यही किया। जो विलियम जोन्स ने वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया। अब यहाँ पे बंगाल में ही क्यों बनाया, क्योंकि हम अभी बंगाल वाले इलाके में ही सबसे ज्यादा कब्जा करके बैठे हैं, पावर भी सबसे ज्यादा गवर्नर जनरल की बंगाल वाले इलाके में है। तो हम वहीं क्या करेंगे, इसको एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ बनेगा, आपके बंगाल में बनेगा। विलियम जोन्स जोश जोश में उन्होंने एशिया के लिए क्या बनाई थी, सोसाइटी बनाई थी। किसके साथ मिलकर बनाई थी, इंदिरा गांधी के साथ, मतलब 1784 में बनाई थी। ठीक है, फिर दूसरा आता है यहाँ पे मुगल सम्राट को जो 26 लाख रुपए पेंशन दी जाती थी वो भी वॉरेन हेस्टिंग बंद कर देता है। कहता है कि हम नहीं देंगे अब, है ना। मतलब उसकी इतनी कम वैल्यू हो जाती है। इसी टाइम पे आप देखेंगे कि जो आपके मराठा हुआ करते थे, तो मराठों ने फिर क्या किया था, शाह आलम की मतलब व्यवस्था को ठीक किया था, सपोर्ट करना चालू किया कि हाँ कुछ तो वैल्यू है आपके मुगल सम्राट में। और मराठाओं को भी पता चल जाता है कि आपके मुगल सम्राट कितने कमजोर हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि पेंशन किसने बंद की थी, वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, है ना। वारंट जारी करता था, पेंशन इसने बंद कर दी थी। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, 1780 में द बंगाल गजट, ईयर भी याद रखना है, न्यूज़पेपर का नाम भी याद रखना है। भारत का पहला समाचार पत्र का प्रकाशन किसने चालू किया था, ये थे आपके जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इनका नाम भी याद रखना है। तीनों चीजें याद रखनी है क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे आप द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, कितने न्यूज़पेपर देख रहे हैं। पहली बार किसने चालू किया हमारे भारत में न्यूज़पेपर, ये हमारे किया था किसने, हिक्की जी ने। हिक्की जी का आप याद कर सकते हैं ना, आपको बहुत ज्यादा हिचकी आने लग जाती है तो आप हिक्की से याद कर सकते हैं, ऑगस्टस से भी याद कर सकते हैं। वैसे तो अगस्त में चालू किया था न्यूज़पेपर, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर मुझे हिक्की ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो हिक्की जो है, हिक्की जी ने क्या किया था, न्यूज़पेपर चालू किया था जिसका नाम रखा था द बंगाल गजट। अब बंगाल में चालू किया तो सीधी बात है उसी के नाम पे रखेंगे, तो बंगाल गजट तो आपको याद रहेगा। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, 1780 मतलब ये याद रखिएगा 80 साल के थे हमारे हिक्की जी। ठीक है, हिक्की जी हमारे 80 साल के थे जब उन्होंने बंगाल गजट क्या स्टार्ट किया। तो पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ भारत में, द बंगाल गजट किसने स्टार्ट किया, हमारे हिक्की जी ने किया। कब किया, जब वो 80 साल के थे, 1780 में। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ये सब कब चल रहा है, हमारे 1772 से लेके 1785 तक, 74 से 85 तक आप मान के चलिए 12-13 साल कौन था, आपके वॉरेन हेस्टिंग थे। तो ये सब चीजें किसके टाइम पे हो रही हैं, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हो रही हैं। ठीक है, फिर आपका 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ जिसमें हमने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। उसी में हमने एक चीज और ऐड की कि भैया आप न्याय देने के लिए एक उच्चतम न्यायालय बनाइए, हाई कोर्ट बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट बनाइए। उस टाइम पे तो वैसे भी आपका कलकत्ता ही सबसे बड़ा इलाका हुआ करता था, तो हमने कलकत्ता में ही एक क्या बनाया, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय बना दिया। इसका जो एरिया हुआ करता था, मतलब ये कहां तक अपने एरिया को न्याय दे सकता था, तो ये आपका कलकत्ता वाला इलाका ही था। पूरा कलकत्ता वाला इलाका इसके न्यायिक क्षेत्र में आता था।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होता है कहाँ होता है? कलकत्ता में। कब होता है? याद रखिएगा 1773 में हम एक्ट पास करते हैं, तो उसके अगले ही साल मतलब 1774 में हम क्या बनाएंगे? उच्चतम न्यायालय बनाएंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय मतलब इंग्लिश में हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना? कलकत्ता में बना। उसके अलावा यहां भी याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी कानून का उपयोग होता था। अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे अंग्रेजी कानून लाना चालू करेंगे, बाद में उसको कोडिफाई भी करेंगे, सीआरपीसी बनाएंगे, आपका आईपीसी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजी कानून उच्चतम न्यायालय में आपका कौन सा होगा? पहले जो आपका सदर न्यायालय था वहां पे भारत वाले कानून लागू हो रहे थे। जैसे ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया, हमने अंग्रेजी कानूनों का उपयोग करना चालू कर दिया। ठीक है, पहला मुख्य न्यायालय जो आपका न्यायाधीश जो था, आपका चीफ जस्टिस जो था, याद रखिएगा इसका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा मतलब इम्पे आप याद रखना चाहें या फिर आप एलिजा से भी कर सकते हैं। एलिजा जो था, एलिजा कौन था? भारत का पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, तो पहला चीफ जस्टिस था कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट आपकी स्टैब्लिश होती है। कब होती है? 1774 में। 1773 में, क्योंकि क्या होगा? एक्ट पास होगा, उसके अगले ही साल आपका उच्चतम न्यायालय बनेगा और तभी हम क्या बनाएंगे? मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे, जिसका नाम है एलिजा इम्पे। इम्पे से चाहे या फिर एलिजा से आप याद कर सकते हैं ना, एलिजा को हमने बनाया था मुख्य न्यायाधीश। उसके अलावा एक आपको यहां मिलेगा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। वैसे हिंदी में तो काफी ज्यादा कठिन है, इंग्लिश में ठीक है, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी। अब ये पॉलिसी कौन सी थी? रिंग ऑफ फेंस। देखिए, इसको हम समझते हैं मैप के माध्यम से। यहाँ पे शायद मैंने मैप पहले कर रखा है, ये रहा। ठीक है, मैप के माध्यम से समझते हैं। अब आपको भी पता है कि यहाँ पे इस वाले इलाके में जो थे वो मराठा काफी ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे। इस वाले इलाके में आपका मैसूर, ठीक है, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सारे एक्टिव थे। यहाँ आपके सिख थे, उन्होंने वैसे कर तो रखा था कि हम उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन ठीक है, ये वाला इलाका था, ये आपका अफगान वाला इलाका था इधर। ठीक है, अफगानी बीच बीच में हमला करते रहते थे। उसके अलावा बीच बीच में आपके बहुत सारे लोग, मेनली की बात कर रहे हैं, मैसूर हो गया, मराठा हो गया और इधर से अफगान हो गए, ये जो थे इनके लिए क्या था? हमला करते रहते थे अंग्रेजों वाले इलाके में। तो अंग्रेजों ने क्या किया? एक रिंग फेंस की पॉलिसी स्टार्ट की। रिंग फेंस ये क्या था कि हम जैसे मान लीजिए ये वाला इलाका है, तो रिंग फेंस मतलब अपने आसपास एक फेंस बना देंगे। जैसे आप देखते हैं ना, बाड़ा बना देते हैं, हम अपने घर के आसपास बाड़ा बना देते हैं जिससे कोई जानवर अंदर ना आ पाए। तो अंग्रेजों का भी, स्पेशली वॉरेन हेस्टिंग का ये मानना था कि हम अपने अंग्रेजी एरिया को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? आसपास जो है एक बाड़ा बना देते हैं, फेंस बना देते हैं। अब बाड़ा कैसे बनाना, मतलब क्या रियल में हर जगह वो कर रहे थे, फेंस बना रहे थे? नहीं, वो क्या कर रहे थे? अपने जस्ट बगल वाले को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जस्ट बगल वाले को क्या कर रहे थे? उससे मैत्री संबंध स्थापित कर रहे थे। मैत्री संबंध, उसको अपना दोस्त बना रहे थे कि भैया ये मेरा दोस्त है। अब जैसे ही अगर ये तो हमारे ऊपर हमला करेगा नहीं क्योंकि हमारा दोस्त है, और मराठा अगर हमला करते भी हैं तो पहले इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, हम उसके पीछे बचे रहेंगे। ऐसा इनका था कि बीच में हमेशा एक किसी को अपने साथ लेकर चलो, जिससे हमला हो तो पहले उसके ऊपर हो, हमारे ऊपर नहीं हो। ठीक है, फिर बाद में आप देखेंगे कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ जाता है ना, व्यापकता का सिद्धांत आ जाता है कि ठीक है अब ये सब नहीं करना, सब अपने में मिला लो। जो भी आपका राजा जिनके बेटे नहीं हैं खुद के, उनको बस मिलाते चलो अपने में। ये डलहौजी लेकर आता है। बीच में आप देखेंगे सहायक संधि कि हम आपकी सहायता करेंगे, ऐसा करो, हमारी आर्मी अपने यहाँ रखो, आर्मी को चलाने के लिए पैसे भी तुम ही अरेंज करोगे। तो ये अलग अलग टाइम पे पॉलिसीज चलती रहती हैं, जिसके माध्यम से अंग्रेजी जो आपकी हुकूमत है, कंपनी है, वो धीरे धीरे बढ़ भी रही होती है और अपनी सुरक्षा भी कर रही होती है। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कहां पहुंच चुके हैं, यहां पे ये हो गया आपका बंगाल गजट हो गया और उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई। और ये हेस्टिंग ने यहाँ पे जो पॉलिसी लेकर आया था, ये कौन थी? रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद सहायक संधि भी आप देखेंगे, तो ये कुछ स्टार्टिंग की ऐसी पॉलिसीज हैं जो अंग्रेजों को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिंग ऑफ फेंस, जिसको सुरक्षा प्रकोष्ठ बोलते हैं। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय हो गया। इसके अलावा मेन युद्ध कौन से होते हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे? पहला होता है आंग्ल मराठा युद्ध।
ठीक है। उसके अलावा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, पहले हैदर अली के टाइम पे हो जाता है, द्वितीय वाले में उसकी डेथ हो जाती है। तो आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय व्यवस्था अच्छी की, राजस्व व्यवस्था अच्छी की, इजारेदारी प्रथा लेकर आया। उसके अलावा समाज को समझने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश किया, ट्रांसलेशन किया, बहुत सारे करवाए, मतलब मनुस्मृति का, भगवत गीता का, अभिज्ञान शाकुंतलम का। उसके बाद क्या किया, इन्होंने एक रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी चालू की कि हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना है किसी से लड़ाई में, अभी अपनी सुरक्षा करके चलनी है, टैक्स को अच्छा बनाना है, ठीक है। उसके बाद इनके टाइम पे जो युद्ध मेन होते हैं वो एक मराठा के साथ होता है, पहला वाला, दूसरा होता है मैसूर के साथ, और यहाँ पे जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में आता है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, जितने भी एक्ट हैं जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद आपके जितने भी आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सब हम एक साथ पढ़ेंगे, जैसे लूसेंट में एक साथ दिया है। अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि मेन चीजें आपके वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे कौन कौन सी। पिट्स इंडिया क्योंकि 1884 में आए, 1784 में आएगा, 85 में वो आपका इस्तीफा दे देंगे, ठीक है मतलब 84 में ही इस्तीफा दे के चले जाएंगे, 85 में उनके ऊपर फिर वो भी चलने लग जाएगा, महाभियोग, अभी हम देखेंगे, इम्पीचमेंट भी चलेगा। तो पहला मराठा का पहला युद्ध उनके टाइम पे होता है, दूसरा मैसूर वाला जो युद्ध है वो भी उनके टाइम पे होता है, ठीक है। फिर आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अभी हमने देखा कि कर के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए उन्होंने इजारेदारी प्रथा बनाई, उसी को बेहतर करने के लिए, ये लाइन एक्चुअली वहां पे होनी चाहिए थी, लूसेंट में बाद में लिखी हुई है इसलिए बाद में आ रही है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब एक बोर्ड बनाया प्रॉपर कि वो देखेगा कहां से कितना पैसा आ रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, सारी चीजें। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कुछ लोग उसमें ऐड कर दिए मैनेज करने के लिए। तो इजारेदारी प्रथा हमने कब चालू की, बेहतर बनाने के लिए, और तभी हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना कर दी। कौन कर रहा है ये सब, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। फिर संपूर्ण लगान के हिसाब से भारतीय अधिकारी, मतलब सबके लगान करने के लिए एक भारतीय अधिकारी हमने अपॉइंट किया वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, जिसका जो अधिकारी का नाम था उसका नाम हुआ करता था राय रायन, है ना। वो अपनी राय देता था, संपूर्ण लगान के हिसाब में क्या देता था, अपनी राय देता था वॉरेन हेस्टिंग को। और जो पहला भारतीय था जो कि इस पोस्ट पर अपॉइंट हुआ था उसका नाम था राजा राजवल्लभ, ठीक है। तो सर वल्लभाचार्य से आप याद कर सकते हैं या वल्लभ भाई पटेल से भी कर सकते हैं। तो वल्लभ जी जो हैं पहले अपॉइंट होते हैं भारतीय संपूर्ण लगान के हिसाब के लिए, राय रायन बनते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये 85 में इंग्लैंड वापस जाते हैं इस्तीफा देके, अच्छा खुद इस्तीफा देते हैं, ये भी याद रखिएगा कि ये क्या करते हैं, खुद इस्तीफा देते हैं, रिजाइन करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के आने के बाद। और जब जाते हैं तो महाभियोग होता है, यहाँ पे इन पे इम्पीचमेंट होता है, जैसे आप देखेंगे ना राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होता है, सेम वैसे ही जब वहां इंग्लैंड पहुंचते हैं तो एक बर्क नाम का व्यक्ति रहता है काफी हाई पोस्ट में, वो महाभियोग चलाता है। तो यहाँ पे महाभियोग चलाया क्यों जाता है, उनसे बोला जाता है कि जो आपके वॉरेन हेस्टिंग जी हैं इन्होंने बहुत सारा क्या किया है, करप्शन किया है, बहुत सारा करप्शन करके आए हैं। इनके जो डिसीजन है, बहुत सारे डिसीजन जो है इन्होंने गलत लिए हैं, अपने पावर का जो है वो फायदा उठाया है, पावर का यहाँ बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, और ये बहुत सारे इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और इन पे महाभियोग चलाया जाता है। बहुत टाइम, लंबे टाइम तक चलता है और 10 साल बाद 95 में जाके ये बरी भी हो जाते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्जेस जो हैं वो साबित नहीं होते हैं और 10 साल बाद ये आरोपों से मुक्त हो जाते हैं। ये है हमारे वॉरेन हेस्टिंग जी, काफी लंबा कार्यकाल इन्होंने आपके गवर्नर जनरल की तरह भी बिताया, उसके अलावा बहुत सारी पोस्ट भी थी, मतलब ये ऐसा मान के चलिए बहुत सारी पोस्ट, मद्रास के गवर्नर भी रहते हैं एक टाइम पे, और इनके टाइम पे वहां पे विद्रोह भी हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जो आपके वॉरेन हेस्टिंग जी हैं इन्होंने न्याय व्यवस्था को अच्छा किया, कर व्यवस्था को अच्छा किया, और अगर एक साथ सारी चीजें पढ़ना चाहें, देखिए एक साथ सारी चीजें पढ़ना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके वॉरेन हेस्टिंग जी ने क्या किया था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जी, एक तो सबसे मेन आपको इजारेदारी याद रखना है, इजारेदारी प्रथा जो टैक्स कलेक्शन थी वो इनके टाइम पे आई थी, प्लस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू भी इन्हीं के टाइम पे आता है, प्लस इसी में आपको राय रायन भी याद रखना है, ठीक है, कर कलेक्शन के लिए, क्योंकि उन्होंने राय रायन, और राय रायन कौन बनाया था, वल्लभ को बनाया था, वल्लभ को, ठीक है, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं होती, वल्लभ भी याद रखेंगे तो 4 ऑप्शन में आप सही टिक
कर ले जाएंगे। उसके अलावा दूसरी चीज क्या की थी, न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। यहां पे हमने बस ये देखा कि कलकत्ता में क्या बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, और इसका हेड कौन बनता है, तो ये बनता है आपका एलिजा इम्पे। ठीक है, फर्स्ट न्यायाधीश आपका बनता है एलिजा इम्पे, बड़ा ली होगा एलिजा इम्पे। ठीक है, ये आपका कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता है। और कब बनाया जाता है ये भी याद रखिएगा, 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। 1773 में क्या होता है, आपका रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, जिसकी वजह से ये बंगाल का क्या बनता है, गवर्नर जनरल बनता है, जो कि मद्रास और आपके बंबई वाले से ऊपर होता है, उनको हेड करता है। उसके बाद आपको वॉरेन हेस्टिंग का क्या पढ़ना है, यहाँ पे इजारेदारी प्रथा हो गई, ये हो गई। इसके अलावा जो आपकी द्वैध प्रणाली थी, डायरची सिस्टम था, उसको ये खत्म करेंगे। उसके अलावा जो दो लोग थे, उपदीवान शिताब और राय और आपके रजा मोहम्मद रजा, उनको ये हटाएंगे अपनी पोजीशन से। ठीक है, मुन्नी बेगम का नाम याद रखना है, मुन्नी बेगम। ठीक है, मुन्नी बेगम का नाम याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे आपने देखा मनुस्मृति का क्या करते हैं, ट्रांसलेशन होता है, भगवत गीता का ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, पहली जो है आपका नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका ट्रांसलेशन होता है। इसके अलावा ये आपका कब आएगा, इजारेदारी बेहतर बनाने के लिए, 1772 में हम लाएंगे बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपके जो विलियम जोन्स हैं, विलियम जोन्स ये क्या करेंगे, आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना करेंगे। और कब करेंगे, जब ये हो जाएंगे आपके 80 साल के। ठीक है, ऐसा ही है ना, 80 साल में ही किया था ना इन्होंने, ये हो गया। ठीक है, और इसमें क्या बच रहा है आपके, नहीं 84 में किया था, सॉरी, इंदिरा गांधी के साथ किया था, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के साथ इन्होंने 1784 में इंदिरा गांधी के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया रिंग फेंस की पॉलिसी, कि लड़ना नहीं है, हमें अपने आप को सुरक्षित बना के रखना है, वो भी इन्हीं के टाइम पे आती है। ठीक है, इनके टाइम पे प्रथम आंग्ल मराठा और मैसूर का दूसरा वाला युद्ध होता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और कौन सा है, हाँ, सम्राट को हमने 26 लाख रुपए पेंशन देने से मना कर दिया था। और यहीं पे फिर राजा राममोहन रॉय को भेजा जाता है बाद में, मतलब आपके बाद के मुगल सम्राट भेजेंगे कि भाई देख लो थोड़ा पेंशन हमारी रुकी हुई है, वो हम देखेंगे अभी आपके जब राजा राममोहन राय के बारे में हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, उसके अलावा 80 साल में हमारा न्यूज़पेपर आया था। 80 साल में क्या आया था हमारा, याद रखिएगा, 1780 में ये कौन सा आया था, बंगाल गजट न्यूज़पेपर आया था। कौन लेकर आया था, तो हिक्की जी लेकर आए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये लेकर आए थे द बंगाल गजट, पहला न्यूज़पेपर भारत का। तो मेन चीजें जो हुई आपके वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, ये सब याद रखना है, रिवीजन करते चलना है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ब्राह्मी एकेडमी के ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल पर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब आप सब्सक्राइब उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट, कॉल, मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई आपको फीडबैक देना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।